मतलब हमें ये बताया गया था ग्रोइंग अप दैट कॉर्नफ्लेक्स आपको जरूर खाना चाहिए, बट इज दैट एक्चुअली गुड फॉर यू? आई थिंक दिस इज वर्स्ट। आप डायबेक्सी को शार्क टैंक पे भी लेके गए थे, एंड आई जी। थिंक जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो 4 शार्क्स तो आई थिंक इंटरेस्टेड थे। जी। तो हाउ वाज द एंटायर शार्क टैंक एक्सपीरियंस, वो कैसा रहा आपके लिए? एक तो बड़ा अच्छा जर्नी था वहाँ पे, कई सारे मतलब स्टेप्स थे वहाँ जाने के, एंड दे वर वेरी नाइस पीपल। मतलब हमारे लिए बिजनेस नहीं है, मतलब हमारे लिए ये दिस इज़ माई लाइफ, दिस व्हाट आई वांट टू डू फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। सही बात है। तो मैं मतलब टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई वांट टू वर्क, आई वांट टू एजुकेट अबाउट द डायबिटीज़। जब आप डेटा स्टडी करेंगे ना, तो डेटा हॉस्पिटल में आएगा, ये आदमी की डेथ कैसे हुई, ये किडनी फेलियर से हो गई, ये आदमी की हार्ट अटैक से हो गई, ये आदमी के ऑर्गन फेलियर हो गए, आपको कहीं भी डायबिटीज़ नाम नहीं मिलेगा। Ladies and gentlemen, if there's one thing that we've learned over the last few years is that if health is lost, everything is lost. Truly, health has been wealth. And from the time of the pandemic, we have realized the importance of how critical it is to be healthy and well. And today on Let's Chat with GB, I have a very, very special guest, someone who has been, well, really an authority in the space, someone who started out in the space of, looking out for diet, looking out for good health, but has today become an expert in all things diabetes. Lukender, welcome to Let's Chat with GB. Thank you, Gaurav ji. Thank you. It's my pleasure to be on your show. I've been following your work, and of course you've been doing such good things with Diabecsy and diabetes, healthcare and control. लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? Like, where did this journey really all begin for you? I'd love to know that, and I'm sure our audience would like to know that as well. डायबिटीज़ का जो सेगमेंट है, मतलब मैं पहले करना नहीं चाहता था, मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और आई वाज डूइंग मोर ऑफ अ वेट लॉस थिंग एंड आई वाज रनिंग वेट लॉस क्लिनिक। करेक्ट। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में वो फर्स्ट था ना, वो 3 वीक वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 वीक वाले में ऑफिस जाना नहीं था, फैक्ट्री बंद थी, तो घर में झाड़ू पोछा हम खुद ही कर रहे थे। सो आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक, एंड वो बुक थी हाउ टू रिवर्स डायबिटीज़। तो उसको मैंने न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़ वो नाम दिया, वो बुक मैंने लिखी। राइट। सो जब वो मैं बुक लिख रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बुक मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुँचे। राइट। और उसके लिए फिर जब लॉकडाउन के बाद में फिर हमने अपना ये एक यूट्यूब चैनल खोला, और यूट्यूब चैनल से जैसे ही शुरुआत की, तो इनिशियली 1-2 वीडियो के बाद में इट वेंट वायरल, and channel became a huge success. Today we are the largest YouTube channel in country for diabetes education. Amazing. And that YouTube channel is also Diabecsy के नाम से ही है channel? हाँ, डायबेक्सी के नाम से। मतलब उसमें डायलेमा था इनिशियली कि भाई क्या करें, कि डायबेक्सी नाम रखें या मैं अपना नाम रखूं चैनल का। तो फिर हमें लगा कि डायबिटीज़ इज़ ए बिगर थिंग than myself. Of course. So I should put that thing forward because वो ज़्यादा important है. So that's why we started with the name Diabecsy. तो product का नाम भी वही था, and we wanted that to be remembered than the people remember my name. I think remembering the concept was more important. Of course, of course. And if we go back again, like further back, where did the journey all begin? Like, where was your upbringing, and how did you even take to healthcare, nutrition? Because you've kept yourself really, really fit. I mean, I've known you for many, many years now, and you've always, maintained, a very high level of, health and fitness. But where did the journey all begin? मतलब शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत तो देखिए, मतलब कि हेल्थ केयर तो बाद में आया। इनिशियली था कि लाइफ में कुछ करना है, टू डू समथिंग। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो ग्रैंड फादर थे वो तो खेती करते थे, और हम लोग जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो हमारे यहाँ जब आदमी 10वीं पास कर लेता है, तो उसका एक ही एम होता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना। और वो उसी को अगर वो अचीव हो जाता है, तो उसको लगता है उसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। करेक्ट। तो मैं, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, तो पहले तो मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो वहाँ उनका जो जॉब प्रोफाइल था वो था कि जो आदिवासी हैं उनको खेती करना सिखाना। अच्छा। तो हम लोग हमेशा बहुत इंटीरियर में रहते थे, क्योंकि आदिवासियों के कांटेक्ट में रहना था, तो उन्हीं को फादर मेरे ट्रेन करते थे कि वहाँ के, मतलब गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये था कि आप आदिवासियों को मॉडर्न टेक्निक सिखाएं खेती करने की, ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो मारवाड़ी जो कम्युनिटी है वो बहुत रिच और सक्सेसफुल है।
और वो सब बिजनेस करते थे। ठीक। और हमारे घर में क्या होता था कि सारा महीना तो उधार पे सामान आता था और वो महीना ख़त्म होने से पहले बिल आने लगते थे और वो कहते थे तोमर साहब आपका वो बिल नहीं आया, बोले अभी देंगे यार, तनख्वाह मिलेगी तो देंगे। सो आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दो सिचुएशन की जहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो और टू डू समथिंग कि यार मतलब ये ऐसा ना हो कि आदमी दरवाजे पे खड़ा है कि यार थोड़े से पैसे दे दो, आपका बिल नहीं भरा। तो वहाँ से जब से मैंने देखा कि हु आर रिचर पीपल दोज हु आर डूइंग बिजनेस, तो वहाँ बचपन से ये था कि भाई बिजनेस करेंगे, बड़ा होके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करेक्ट। तो वहाँ से तो थोड़ी सी शुरुआत हुई। फिर जब हम 10th की तरफ आने लगे तो 10th में कि भाई अब आगे क्या करना है 10th के बाद में, तो भाई एक कॉमर्स साइड होता है, एक साइंस आर्ट है ना ऐसे। तो भाई अच्छा साइंस कर रहे थे क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक स्टूडेंट था। तो अब साइंस करेंगे तो क्या बनेंगे भाई, एक डॉक्टर बनेंगे, एक इंजीनियर बनेंगे, मतलब मेन चीज़ें। तो हमने कहा यार अब मेरा थोड़ा सा बिजनेस का माइंड सेट था, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, हॉस्पिटल खोल लूँगा। तो हमने ठीक है जी साइंस वाली साइड ले लेते हैं। तो मैंने बायोलॉजी साइड ले ली। फिर 12th पास, तो 11th-12th के लिए मैं एक्चुअली दिल्ली आ गया। मेरे मामा यहाँ पे रहते थे दिल्ली में और मेरे फादर ने बोला कि यहाँ मतलब बहुत इंटीरियर में है, तो 10th के बाद उन्होंने कहा कि तुम बाहर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। और काफ़ी कल्चर शॉक भी रहा होगा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वेयर यू वर अपब्रिंगिंग वाज एंड देन दिल्ली आना, तो काफ़ी अपना शॉक भी रहा होगा। हाँ, और मतलब एकदम आई ओपनिंग था दिल्ली आना। वहाँ पे जैसे रहते थे तो वहाँ क्या होता था कि हर ट्यूसडे बस आएगी अगर आपको शहर जाना है। और जब बरसात के दिन होंगे तो पानी भर जाता है नदी में, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आदमी वो तैर के नदी क्रॉस करता था। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। और स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कोई सड़क नहीं होती थी, मतलब जहाँ बस चल रही है तो वहाँ सड़क बन गई, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। फिर हम दिल्ली आए तो दिल्ली में तो सड़कों पे लाइट जलती थी, वो सड़क पक्की भी होती थी। हाँ, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आज यहाँ लोगों के पास कार भी होती थी, हाँ अपनी कार होती थी लोगों के पास में। तो दैट वाज अमेजिंग। हमें लगा यार ऐसी भी लाइफ हो सकती है, आदमी अपनी कार भी ले सकता है। सो आई थिंक दैट मोटिवेटेड व्हेन वी एंटर्ड दिल्ली कि हम भी एक दिन अपनी कार खरीदेंगे। दैट वाज द थिंग। सो आके यहाँ पढ़ाई करने लगे और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था और यहाँ पे वो इंग्लिश पढ़ाते थे 11th-12th में। सो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या, तो मैं डिक्शनरी लेके ही बैठा रहता था हमेशा बुक्स। तो वो धीरे धीरे मतलब समझने लगे। फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया, वो फेल हो गया, मेडिकल एंट्रेंस नहीं मिल पाया। तो फिर पता चला कि यार एक और कोर्स होता है दवाई बनाने का जिसको फार्मेसी कहते हैं। तो वो फिर मुझे बेंगलोर में उधर एडमिशन मिला। सो आई एंटर्ड इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मतलब वहाँ से फिर थोड़ा समझ में आया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, मतलब इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट जस्ट। पहले हमारी हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर ही समझ में आता था। बिल्कुल। तो बस धीरे धीरे समझने लगे तो चीज़ें समझ में आने लगी फिर वहाँ पे। राइट। एंड वाई डायबिटीज़, मतलब इतने और आपके पास चॉइसेस थे, डायबिटीज़ आपने क्यों चूज़ किया एज अ करियर ऑप्शन एंड एज अ प्रोफेशन? डायबिटीज़ ना मुझे लगता है इट वाज गॉड गिफ्टेड थिंग टू मी। मतलब जब मैं आई वाज गुड स्टूडेंट एंड आई वाज टॉपर ऑफ माय कॉलेज जब मैंने फार्मेसी किया। तो अब जब फार्मेसी कर लेते हैं भाई आपको जॉब भी करना है, बिल्कुल है ना। तो मेरे सीनियर्स थे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे बहुत सारी कंपनीज में। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो मैं तुम्हारे इंटरव्यू करा देता हूँ, जॉब लग जाएगी। तो मेरी जॉब लग गई। सही है। तो मेरा जो पहला जो जॉब था, एक ही कंपनी मैंने काम किया 3 साल, उसके बाद एक ही जॉब किया लाइफ में, उसके बाद कोई जॉब नहीं किया। तो वो वहाँ पे जो पहला जॉब था वो डायबिटीज़ की ड्रग्स में सेल करता था। तो जो हमने थोड़ा बहुत बुक्स में पढ़ा था कॉलेज में, सो व्हेन आई केम टू दिस कमर्शियल साइड ऑफ इट, सो इट वाज लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट टोटली डिफरेंट, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे समझ में आया कि जो हमने पढ़ा था और जो प्रैक्टिकली पेशेंट्स को जो मिल रहा है, सो वो व्हाट इज़ दैट। सो आई अंडरस्टूड डायबिटीज़ क्लोजली वेल। तो यहाँ से समझ में आया। तो आई थिंक दैट वाज डिवाइन इंटरवेंशन की सबसे पहला असाइनमेंट ही डायबिटीज़ का था। तो वहाँ से फिर मैंने 3 साल बाद जॉब छोड़ के फिर अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। फिर जब 15-16 साल कम करने के बाद में एक बुक है पॉल कोएल्हो की, अगर आप बुक पढ़ेंगे, द एल्केमिस्ट। सो एल्केमिस्ट में क्या था कि वो एक लड़का है,
जो अपना घर का सब कुछ बेच के खजाना ढूंढने के लिए निकलता है। बिल्कुल। और पहला दिन था, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसका खजाना वजाना सब चोरी हो जाता है। फिर वो वहाँ से उसकी जर्नी आगे घूमती है और ही लॉस्ट एवरीथिंग, वो जेल चला जाता है, मतलब बंधुआ मजदूर बनता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। बट द एंड ऑफ द स्टोरी वो पेड़ के नीचे ही उसको खजाना मिलता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। सो जब ये लॉकडाउन की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो लॉकडाउन के टाइम आई वॉज डूइंग गुड फाइनेंशियली, मतलब माई ब्रांड वॉज डूइंग गुड, और ऐसा लगा कि अब लाइफ में पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैश फ्लो वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज फाइन। तो अब क्या करें, मतलब कि इज़ दैट द लाइफ कि चलो ये तो खर्चा पानी चलता रहेगा, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, ये आई वॉन्टेड सम बिगर पर्पस। सो आई थिंक वो लॉकडाउन पे वो जब 2-3 हफ्ते कुछ काम नहीं था तो ट्रिगर हुआ, देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द डायबिटीज़, एंड आई थिंक दिस इज़ हाउ थिंग्स गॉट कनेक्टेड, कि शुरुआत डायबिटीज़ से, फिर यहाँ पे आए। एंड जो पूरा जो जर्नी रहा बीच का, जब मैं वेट लॉस क्लिनिक रन करता था, तो वहाँ पे डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट आते थे वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं यार पहले वजन कम कर लो, ब्लड शुगर कम हो जाएगा। सो देयर आई सॉ द इम्पैक्ट कि अगर इनको डाइट सही मिलती है तो उनको ड्रग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल। आई थिंक वो धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होने लगी, एंड इट बिकम ए बिगर थिंग फॉर मी। And देखा जाए, I mean, diabetes is such a big problem for us in India, right? I mean, you've mentioned some numbers के, you know, अगर control में हम नहीं लेके आए इसको, तो 145 million, you know, people by 2045 will actually be suffering from diabetes. मतलब how scary is it? मतलब what are you seeing on the ground? कि क्या आपको दिख रहा है अपना, you know, कितना crisis बन रहा है ये diabetes का? क्राइसिस आप मतलब जब आएगा ना, तब ये जो कोविड था ना, उससे बड़ा क्राइसिस होगा, क्योंकि कोविड में इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देखिए कि अभी आप शॉपिंग मॉल्स देखते हैं, सही बात है। पहले शॉपिंग मॉल में आप ट्रेंड ऑब्जर्व कीजिएगा कि पहले कपड़े की दुकानें या ऐसे दुकानें, मतलब शॉपिंग की चीज़ें नीचे होती थी, फूड कोर्ट ऊपर होता था। बिल्कुल। अब क्या होता है, फूड कोर्ट नीचे होता है और शॉपिंग ऊपर होती है। बिल्कुल। तो जिस शॉपिंग मॉल में खाने पीने का सामान नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता। So that means we are eating a lot, and we don't need to. We eat for the entertainment. And also eating the wrong kind of foods probably. हाँ, और जब आपको एंटरटेनमेंट के लिए खाना है, हेल्थ के लिए नहीं खाना है, तो जो फूड खाया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन को स्पाइक करता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्रेन को स्पाइक करता है, एंड वी गेट दैट फील गुड फैक्टर कि मजा आ गया, शुगर रश जो आता है ना, वो मज़ा आ गया यार। और वो जब फिर हम रिपीट करना चाहते हैं उसी प्रोसेस को। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि फूड इज़ बिकमिंग एंटरटेनमेंट फॉर अस, और दैट इज़ क्रिएटिंग डायबिटीज़। अब नंबर्स पे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि नंबर्स बहुत बड़ा है, तो अभी ऑफिशियली अगर आप ग्लोबली देखें, एट एन एवरेज किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक जनरली, कहीं 9.5 होगा, कहीं 10.5 होगा। सो यू कैन जनरलाइज इट बाई सेइंग कि भाई हर कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 10% लोग डायबिटिक होते हैं। राइट। एंड इफ़ यू लुक एट आवर नेबरिंग कंट्री, द 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक। वाह। और इंडिया में आपके हिसाब से क्या परसेंटेज होगी? यहाँ अराउंड 11 पॉइंट कुछ, अभी जो रिसेंट डेटा आया था 2023 में, अराउंड 11.3 या कुछ ऐसा परसेंटेज था जो डायबिटिक था, एंड 15 पॉइंट समथिंग वॉज प्री डायबिटिक। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हैव गॉट मोर ब्लड शुगर देन इट शुड बी। और वी हैव दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड ना, अभी हम लोग 30 की एज से नीचे मैक्सिमम लोग हैं, और डायबिटीज़ तो ज़्यादातर लोगों को 30 के बाद हो रही है। सही बात है। इस केस में भी, इस सिनेरियो में भी 25% पॉपुलेशन है, और काफ़ी लोग के लिए तो ये मतलब अनडायग्नोज रहता होगा, लाइक दे प्रॉब्ली नेवर टेस्ट देमसेल्व्स, और अंदर डायग्नोज भी नहीं होता होगा काफ़ी लोगों के लिए। मेजर मतलब कि जितने भी ज़्यादातर लोगों से हम बातचीत करते हैं, जो कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं, तो डायबिटीज़ इज़ एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी फॉर देम। और क्या होता है कि जैसे लोग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, और कंपनी की तरफ से आजकल हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स होते हैं, तो ब्लड शुगर देखा कि अब हम क्या कहते हैं कि अगर 100 से ऊपर आपका फास्टिंग है, तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कहेंगे, 100 to 125 के बीच है। सो मान लीजिए 100 आ गया या 101 आया, तो आदमी पूछे रही तेरे तो शुगर बढ़ गया, बोला नहीं नहीं, तो रात थोड़ा पार्टी ज़्यादा कर लिया था, इस कारण आज सुबह आ गया, तो मेरे को कुछ नहीं है। से दे डोंट अंडरस्टैंड कि 100 मतलब भैया लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है तुम्हारी, आइडियली शुड बी बिलो 90।
85 to 90 वही सेफ जोन है, और अगर आप 100 पार कर चुके हैं तो लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। हाँ हाँ, तो ये अवेयरनेस जो है, फिर आदमी कहते नहीं कुछ नहीं, अब मैं कुछ और देखूंगा, अब मैं योगा कर लूंगा है ना, डिनाइल में रहते हैं, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि कुछ कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। एंड देन आल्सो डायग्नोसिस के लिए दे टॉक अबाउट HbA1c एंड what is the HbA1c टेस्ट? सो हमारे ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहता है, और ग्लूकोज जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। बिल्कुल। तो जैसे हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरी करता है, correct. तो जो ग्लूकोज है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको ये HbA1c हम कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल रहता है 120 डेज तक। अच्छा। तो अगर 5% ग्लूकोज चिपका है इसके साथ में, तो हम कहेंगे 5% HbA1c है। तो मेडिकल गाइडलाइन कहती है अगर 5.7 से नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, 5.7 से 6.4 आप प्री डायबिटिक में आ जाते हैं। और जो मेडिकल लिटरेचर कहता है कि अगर 5.5 से नीचे आप HbA1c रखते हैं तो आपका बॉडी में डैमेज नहीं होता। ग्लूकोज इज टॉक्सिक टू द बॉडी। हाँ, मतलब डोंट थिंक कि ग्लूकोज इज एनर्जी, ग्लूकोज इज टॉक्सिक टू द बॉडी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो जहाँ भी चिपकेगा वहाँ उसको डैमेज करेगा। बिल्कुल। इसीलिए HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर 1-2 दिन तो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन वो 3 मंथ्स का एवरेज दिखा रहा है, वो टेस्ट आपका लाई नहीं करेगा। हाँ, सो इसलिए HbA1c बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे फोकस करना चाहिए लोगों को। इंटरेस्टिंग। एंड फॉर द आवर ऑडियंस जो अभी थोड़ा बहुत जानते नहीं डायबिटीज़ के लिए, there's type 1, there's type 2, तो मोटा मोटी डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़? एक मतलब बहुत ही ब्रॉड डिफरेंस हम ये ले सकते हैं, जिसको बचपन में डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब 5, 7, 10, 12 साल, तो आप ये समझ लीजिए 25 साल से पहले डायबिटीज़ हो रही है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ टाइप 1। ओके। और टाइप 2 समझ लीजिए 25 के बाद होती है। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा हो गया है कि मतलब 15 साल के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, बिकॉज दे आर ओबीस। 15 साल के बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़। पर जनरली हमें कहते हैं कि अगर यंग है तो टाइप 1 है, लेकिन इसकी जो मेडिकल डायग्नोसिस होगी वो ये होगी कि जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो उसके लिए हम इंसुलिन का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो हम बॉडी में इंसुलिन का टेस्टिंग करेंगे। तो हम इसको सीरम इंसुलिन टेस्ट कहते हैं। तो एक फास्टिंग सीरम इंसुलिन और एक 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद में। तो अगर ये इंसुलिन की 2 वैल्यू रहती हैं तो इससे हमें पता लग जाता है। दूसरा एक सी पेप्टाइड करके भी वैल्यू है। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड, ये 2 वैल्यूज अगर हमें पता लग जाएं तो इससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। राइट। कुछ सिम्टम्स जो आप बताना चाहेंगे कि अगर जो लोग हैं अगर कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो पोटेंशियली दैट कैन बी अ पॉइंटर दैट दे माइट बी डायबिटिक, सो इवन बिफोर दे हैव अ ब्लड टेस्ट उनको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि कुछ गलत है। हाँ, जनरली जो टाइप 1 टाइप के लोग हैं तो उनका जो पता लगता है कि वेट लॉस होने लगेगा, एकदम फैट लॉस हो जाएगा, एकदम हड्डी टाइप का दिखने लगेगा आदमी, और बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो ये टाइप 1 बहुत मोटा सा है कि भाई फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो टाइप 2 वाले केस हैं उसमें जो मेजर जो इशू आता है वो बहुत टायर्डनेस रहती है, एकदम लिथार्जी, ऐसा लगेगा यार नींद पूरी नहीं हुई और थोड़ा सा सो लूँ तो ठीक रहे। और दूसरा ये गर्दन के आसपास ऐसे डार्कनेस दिखाई देने लगेगी। तो जो अभी हम बात करें ना वो ग्लूकोज हीमोग्लोबिन चिपक जाता है, तो इसको ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। तो ये ग्लाइकोसिलेशन ना ग्लूकोज इधर स्किन के साथ चिपकता है, अच्छा, तो ये डार्क होने लगता है। स्पॉट्स भी कभी कभार आ जाते हैं। हाँ, ये स्पॉट, ये मतलब और थोड़ा एक स्टेप ऊपर हो गया, मतलब एक बहुत ही अगर जैसे इधर काला काला सा दिख रहा है तो इसका मतलब भैया तुम्हारा ब्लड शुगर गड़बड़ है। और ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी मतलब कुछ केसेस में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। और अदरवाइज जनरली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता लगता इमीडिएटली, लेटर स्टेज, क्योंकि कई लोगों को पता चला 400 ब्लड शुगर है तब पता लगा। बिल्कुल। लेकिन उसको टायर्डनेस रहता होगा कि दिन भर थकावट फील होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, थकावट है, तो आप एक बार ब्लड शुगर टेस्ट जरूर कराएं। हाँ, मतलब ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। एंड बोथ फास्टिंग एज वेल एज पीपी एंड देन आल्सो जैसे HbA1c
हाँ, ये फास्टिंग वाला और मैं कहना चाहूँगा, इसमें गड़बड़ क्या करता है आदमी कि फास्टिंग पीपी का कि फास्टिंग करा लिया, फिर 2 रोटी खा के फिर अपना पीपी करा लिया। तो या कुछ आदमी मूंगफली खा के ही चला जाता है कि फास्ट पीपी कराना। तो इसका साइंटिफिक मेथड हमें ये समझने की ज़रूरत है फास्टिंग का क्या मतलब है कि खाना खाने के लास्ट मील जो है मिनिमम 10 आवर्स का गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं रात को 12 बजे खाया और सुबह 6 बजे फास्टिंग करा लिया, गलत रीडिंग आएगी। हाँ, गलत है वो, मतलब सही रीडिंग नहीं आएगी। तो मिनिमम 10 आवर्स का गैप होना चाहिए, 12 इज आइडियल। सही है। तो पहली बात तो ये कि 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए लास्ट मील से। दूसरा, जब आपने फास्टिंग वो किया वहाँ पे, उसके बाद जब आप जो खाना खाते हैं वो 75 ग्राम प्योर ग्लूकोज होना चाहिए। रैंडम कुछ भी खा के नहीं कराना, क्योंकि आप ग्लूकोज चैलेंज कहेंगे ना उसको, आपने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया तो पानी में घोल के मतलब उसको पी लिया जाए। हाँ, मतलब दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग इट। ऐसे ही कुछ खा पी के पराठा खा के चले गए और मेरा तो सब ठीक है, तो उससे आपको पता नहीं लगता, मतलब जज नहीं कर पा रहे ना, वी आर नॉट स्ट्रेसिंग द बॉडी। तो इसलिए प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा जाए तो diabetes used to be called a lifestyle disease. In your experience, are you also seeing that अब ये सिर्फ urban phenomena नहीं है और rural India और small town India में भी काफ़ी अगर देखने को मिल रहा है, are you seeing that as well? हाँ, ये जाएगा, रूरल और जाएगा। अभी जैसे कि मैंने कहा ना कि फूड फॉर एंटरटेनमेंट, अभी वो नीचे रूरल एरिया में जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए, मतलब मुझे याद है कि मैं तो गांव में रहता था, और गांव में हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं देखी थी कॉलेज तक। सही बात है। हाँ, हमने नहीं पी थी कोल्ड ड्रिंक, ये क्या होता है भैया। और आज देखो आप गांव में कोल्ड ड्रिंक चिप्स का कल्चर चल रहा है। बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि जो रिफाइंड प्रोसेस्ड शुगर बेस्ड फूड है, और गांव में क्या चाहिए, सस्ता और मज़ा आ जाए। बिल्कुल। और सस्ता इंग्रेडिएंट क्या है, मैदा और चीनी, यही सबसे सस्ता है और यही खाने में मज़ा आता है। तो इसके बने हुए प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और इजी टू रीच होते हैं, एंड दे सेव द टाइम ऑल्सो। सही बात है। तो टाइम भी सेव हो रहा है, खाने में भी मज़ा आ रहा है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, तो पीपल ईट्स दैट, एंड दिस इज़ हाउ दे आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ डायबिटीज़ नाउ। और जैसे आपने बताया कि सिर्फ चीनी नहीं है, मैदा का भी बहुत अपना मायने रखता है इसके अंदर। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें माइंडफुली कंज्यूम करने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए जिससे हम इस डायबिटीज़ के पाथ में ना जाएं? एक तो जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट तो ग्लूकोज वैल्यू का है, EGL चार्ट जैसे। मैंने एक EGL बुक बनाया, अगर हम वो उसमें दिखा दें बुक में। तो ये जैसे EGL बुक है, तो हम कहेंगे एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड, किस फूड में कितना ग्लूकोज है, इस पैरामीटर पे हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो EGL बुक आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स दिए हुए हैं। ये सो अब EGL जनरलाइज करते हैं, मतलब क्योंकि इसमें तो बहुत सारे आइटम हैं, तो किन चीज़ों का एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो सबसे नंबर 1 जो आइटम है वो है ग्रेन्स। मतलब कि आप मैदा खा लीजिए और चीनी खा लीजिए, दोनों का बराबर ग्लूकोज लोड है। तो आदमी क्या होता है कि ये कहता है यार मैं चीनी नहीं खाऊंगा, है मैं हलवा खा लूंगा आटे का, बिल्कुल शुगर फ्री दे दो मुझे, बात तो एक ही होगी। तो ग्लूकोज तो उतना ही आएगा। या उससे भी ज़्यादा डेंजरस कि मैं मीठी चाय नहीं पीऊँगा, मैं पोहा खाऊंगा। अच्छा, पोहा उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, उसका ग्लूकोज लोड ऑलमोस्ट 80 होता है। जैसे शुगर का 65 है और पोहे का 80 है। सो इतना डिफरेंस। सो अंडरस्टैंडिंग द साइंस की ग्लूकोज लोड कितना है, तो वो हमें देखना है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो जिन चीज़ों में फैट और प्रोटीन ज़्यादा होता है उनका ग्लूकोज लोड कम होता है, और जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होगा तो उनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हम ये कहें राइस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन नहीं होता, फाइबर भी नहीं होता, तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। तो अब राइस के बने हुई चीज़ें तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। ऐसे और भी ग्रेन्स ले लें आप, चाहे आप आटा गेहूँ ले लीजिए, या जो भी ग्रेन्स वाली वैरायटी है उनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। फिर उसके बाद पल्सेस आ जाता है। पल्सेस में प्रोटीन है लेकिन 50% कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ भी। हाँ, वहाँ भी मतलब हम प्रोटीन रिच समझ रहे हैं ना पल्सेस को, ग्रेन से बेटर है लेकिन नॉट द बेस्ट। तो अगर हमें प्रोटीन खाना है तो ऑयल सीड्स जैसे मूंगफली है, बादाम है। मूंगफली सस्ता आइटम है और ऑलमोस्ट 25% प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी खूब मिल गया, महंगा भी नहीं है, फैट एंड प्रोटीन हो गया कॉम्बिनेशन। वेजिटेबल्स
भाई ना तो कार्ब होता, ऑलमोस्ट 80% पानी होता है, तो वेजिटेबल्स आर वंडरफुल सोर्सेज। तो ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, एग्स, एग का कोई ग्लूकोज लोड नहीं होता, इट्स ज़ीरो। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में एग खाते हैं आप पोहो की बजाय, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। बाकी कोई वेजिटेरियन है और एग्स नहीं खाता तो उनके लिए तो उनके लिए पनीर एक सोर्स हो सकता है, अगर वो पनीर खा सकते हैं। अदरवाइज दे शुड गो फॉर द वेजिटेबल रिलेटेड थिंग्स अलॉन्ग विद सम, जैसे पीनट से रिलेटेड कुछ खा लीजिए, पीनट बटर काइंड ऑफ थिंग आजकल तो बहुत मिल रहा है। हाँ, पीनट बटर खाया जा सकता है। तो चॉइसेस चेंज करनी पड़ेंगी आदमी को। राइट, वेरी नाइस। इसके अंदर आपने मार्क किया तो ऑल द वंस व्हिच आर ग्रीन आर ओके, जो अपना रेड में है दोस आर अवॉइडेबल्स। एंड ये बुक कहाँ से मिल सकती है अगर हमारे व्यूअर्स? ये डायबेक्सी.com पे आपको मिल जाती है। तो अब डायबेक्सी.com पे डायबेक्सी के और भी प्रोडक्ट हैं। इवन EGL चार्ट है डायबेक्सी.com पे, वो मात्र ₹1 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल में रहेगा और आप जब भी फूड चूज़ करें तो उसमें देख सकते हैं खाने लायक है नहीं। तो रेड, ग्रीन, येलो ऐसा इसमें दिया हुआ है। रेड मतलब नहीं खाना, ग्रीन खा सकते हैं। So green says good for you, yellow don't eat much, red avoid eating. Yes. So super. So on diabexy.com definitely must check this out. No, thank you so much for that. And एक और रिसेंटली मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला था सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम काफ़ी जब लोग ट्रैवल करते हैं, लॉट ऑफ ऑडियंसेस वर्किंग प्रोफेशनल्स कॉफ़ी शॉप में खाना वाना खा रहे हैं ऑन द गो, तो वहाँ उनका कॉन्सेप्ट था स्वीट वर्सेस सेवरी। तो दे सेइंग दैट अवॉइड टू हैव स्वीट थिंग्स इन द मॉर्निंग, लाइक मफिन्स हो गए, केक्स हो गए, एंड स्टिक मोर टू सेवरी, सीरियल जैसे हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया विद द कोको पॉप्स और एनी ऑफ दोस अदर फ्रॉस्टीज, मतलब उस टाइप के शुगर वाले कॉर्नफ्लेक्स। मतलब हमें ये बताया गया था ग्रोइंग अप दैट कॉर्नफ्लेक्स आपको जरूर खाना चाहिए, बट इज दैट एक्चुअली गुड फॉर यू? आई थिंक दिस इज वर्स्ट। हाँ, क्योंकि जो कॉर्न्स हैं, जब कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं या हम ये जैसे राइस का पोहा बना रहे हैं, ये सब चीज़ें, इनका ग्लूकोज लोड मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 75-80 वाले ब्रैकेट में है। तो जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ग्लूकोज स्पाइक करता है। तो रेदर देन लुकिंग एट द टेस्ट, मतलब खट्टी चीज़ों में भी आपको बहुत शुगर स्पाइक मिल सकता है। तो ऐसा टेस्ट के बेसिस पे अगर हम फूड सेग्रीगेट करेंगे तो दैट्स नॉट अ आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट इट। जैसे शुगर फ्री सब्सटीट्यूट्स जो आते हैं, शुगर सब्सटीट्यूट भी मीठे होते हैं बट दे विल नॉट स्पाइक। तो ऐसे हमें ये जो ग्लूकोज लोड वाला जो पैरामीटर है ना, ये समझने की जरूरत है रेदर देन टेस्ट बेस्ड। तो टेस्ट बेस्ड एनालिसिस फूड का करेक्ट एनालिसिस नहीं है, दैट्स नॉट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। राइट, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक अगेन आपकी किताब को पढ़ना और देखना और इसके अंदर जो फूड ग्रुप्स हैं उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। Another concept which is spoken a lot about is insulin resistance. Yes. So if you could tell us and our viewers and listeners more about कि insulin resistance होता क्या है और किस चीज़ों के बारे में हमें mindful रहना चाहिए इसके अंदर भी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और बहुत रिसेंट 1990 में ये कॉन्सेप्ट आया था। तो जब से इंसुलिन रेजिस्टेंस आया है तब से ही साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये माना है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? डायबिटीज रिवर्स विदाउट मेडिकेशन, विदाउट इंसुलिन? हाँ, विदाउट मेडिकेशन, क्योंकि डायबिटीज खाने की बीमारी है। वो तो हार्मोन वाली बीमारी तो टाइप 1 है। ठीक। जो रियल बीमारी है वो टाइप 1 है, टाइप 2 तो बीमारी नहीं है, वो तो सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम है। सेल्फ इम्पोज्ड, बिल्कुल, है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब से आया तभी से हमें ये समझ में आया कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी नहीं है। तो इसका थोड़ा सा मैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको दूं इसका, तो 1925 में हमें ये पता चला कि भाई इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होती है। वो और फिर हमने इंसुलिन का इंजेक्शन बना दिया क्योंकि इंसुलिन की कमी है, तो हमने कमी पूरी कर दी। लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना है ये हमारे पास कोई टेस्टिंग का मेथड नहीं था। हम 1990 से पहले नहीं, 1925 की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो 1925 में ये चेक करने का कोई मेथड, ब्लड शुगर चेक कर सकते थे, इंसुलिन चेक नहीं कर सकते। 50 साल बाद 1975 में मेथड आया कि हम इंसुलिन चेक कर सकते हैं, और जब चेक किया तो पता चला जिसको हम कह रहे थे कि इसको डायबिटीज़ है, इंसुलिन की कमी है, इसमें तो इंसुलिन की कमी है ही नहीं, क्योंकि अब हम चेक कर सकते हैं। तो अब 15 साल बाद 1990 में फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया, डॉक्टर जिराल्ड रीमन ने दिया, और उन्होंने कहा कि ये इंसुलिन की एक्सेस के कारण प्रॉब्लम है। सो टू मच ऑफ इंसुलिन जब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो हमारी सेल्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। भाई इंसुलिन का काम क्या है कि जो ग्लूकोज है उसको उठा के सेल के अंदर डालना। बिल्कुल। लेकिन अब हमने क्या काम किया कि हमारी सेल कहती है भाई ये इतना इंसुलिन, इतना ग्लूकोज मुझे नहीं चाहिए, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस।
तो अब इंसुलिन भी बहुत है ब्लड में, शुगर भी बहुत है, लेकिन अंदर यूज़ के लिए नहीं आ पा रहा है। करेक्ट। तो उससे क्या हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया। और अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो शुगर अंदर आया था, ग्लूकोज अंदर आया था, उसको हमने फैट बना के सेल के अंदर रख लिया, एफडी बना ली उसकी सेल के अंदर। अब हमारी जगह खत्म हो गई, गोदाम खत्म हो गए। तो जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो हमारा ब्लड शुगर राइज होता है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग 100 किलो वजन है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ रहा, किसी का 65 से 70 हुआ, ब्लड शुगर बढ़ गया। तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जिसके पास फैट सेल्स हैं स्टोर करने के लिए, उसका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उसका इमीडिएटली बढ़ रहा है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी कोई टेस्ट होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो टेस्ट है वो डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में टेस्टिंग की थी। तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि आप फास्टिंग में, वो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आप ग्लूकोज टेस्ट करो, साथ में इंसुलिन भी टेस्ट करो, और हर 30 मिनट्स के बाद, हर आधे घंटे के इंटरवल में आप ब्लड ग्लूकोज भी चेक करो और इंसुलिन भी चेक करो, तो उससे पता लग जाता है। तो आपका जो 1 घंटे के बाद में जो इंसुलिन स्पाइक होता है वो 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसमें 100, 200, 300, 400 तक इंसुलिन चला जाता है, जहाँ की हमें जो ब्लड में जो नॉर्मल वैल्यू 5-6 चाहिए होती है, तो इतना 200-300 तक चला जाता है। मोर देन ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन होता है कई बार, राइट, जब आप टेस्टिंग करते हैं। एंड दैट्स इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस स्पेस एज वेल, राइट। तो टू मच ऑफ इंसुलिन इज द प्रॉब्लम, नॉट द लैक ऑफ इंसुलिन। और जब इंसुलिन है तो फिर हम ऐसी दवाई क्यों खाएं जिससे इंसुलिन बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, जब हमारा पहले ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारे लिए रास्ता कौन सा है? वो डाइट वाला, ऐसी चीज़ें जहाँ से इंसुलिन स्पाइक ना होता हो, जहाँ ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना होता है, दैट इज़ एन आइडियल वे ऑफ डूइंग इट, और साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट, और ह्यूमन वे ऑफ डूइंग इट, और इंटेलेक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट, और ये कि भाई साधारण आदमी बोल चाल में ये ठीक करना काम है। एक हमारी बात भी हो रही थी और आपने बताया था कभी कभार जब किसी का डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो मेंटल बैलेंस या दिमागी संतुलन, जो भी आप कहें, मोटिवेशन का है, तो आप ये भी देखते हैं कि लोग बहुत ही अपना डिस्टर्ब हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार अब तो मतलब गेम ओवर हो गई। तो ऐसा भी कोई इंस्टेंस जो आपके आगे आया है? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। मतलब एक तो डायबिटीज़ हो गई तो हो गई, डायबिटीज़ जनरेशन्स तक चलती है। अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है, आपको भी होगी, ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लगता है आदमी को, भैया डायबिटीज़ तुम्हारे ऊपर चिपक जाएगी बेताल, वो विक्रम बेताल की तरह, और उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ अपने आप नहीं होती, डायबिटीज़ अचानक नहीं होती, है ना। डायबिटीज़ इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। डायबिटीज़ होने में 10-15 साल लगते हैं, और अगर आपके पूरे ख़ानदान को डायबिटीज़ है तो भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही है, कंट्रोल में रहे तो। हाँ, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मतलब कोई आदमी इतना खा रहा है तो उसको डायबिटीज़ हो, आपके ख़ानदान में तो आप इतना खाओगे तभी हो जाएगी। लेकिन इस बात को अगर आप हेल्दी हैबिट कर लो तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी ज़िंदगी भर कभी भी। तो यू आर नॉट ए विक्टिम, राइट। यू कैन चूज। सेल्फ इम्पोज्ड है, अगर आपके मोस्ट लाइकली आपके हैबिट्स की वजह से हुआ है, अगर हुआ तो जो ये सवाल था कि भाई आदमी जब ये फील करता है कि मैं तो विक्टिम हूँ, अब मेरे डायबिटीज़ हो गया, मतलब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे मम्मी पापा की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो जब वो अपने ऊपर ये लेता है ना कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, किसी और की प्रॉब्लम है, तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, और फिर उनको लगता है अब लाइफ ख़त्म। तो कई, जैसे एक मेरे फ्रेंड थे, उनको डायबिटीज़ थी, तो अब उन्होंने रिवर्स कर लिया। तो मैंने कहा कि आपने इतना मोटिवेशन से कैसे फॉलो किया? उन्होंने बताया कि जब मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो वो लास्ट में जब एंड स्टेज तक आया तो एकदम मतलब हड्डियों का ढांचा बन गए थे वो, और उनको हमने ऐसे हाथों पे उठा के इधर से उधर ट्रांसफ़र किया, और वो जो मैंने नज़ारा देखा तो मैं चाहता था मेरे बच्चे मुझे ना उठाएं ऐसे। आई डेंट वॉन्ट टू बी दैट। तो दैट मोटिवेटेड मी कि नहीं यार, मुझे लाइफ चेंज करना है। बिल्कुल। तो ये चेंज हो सकता है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, Right. और अब साइंस इवॉल्व है। Yeah. हो सकता है 40-50 साल पहले नहीं थी, वो जैसे मैंने कहा 1990 में हमें पता लगा, फिर 10-5 साल वैसे ही निकल जाते हैं, और कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना जो आता है तो जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो कहते हैं इट टेक्स 50 years for that scientific evidence to come back to the public.
तो 1990 में आया था, तो 2040 तक पब्लिक हो जाएगा, मतलब बाई दैट थ्योरी। लेकिन आई थिंक इंटरनेट कैन स्पीड इट अप। अब हर के पास इंटरनेट है, एंड अभी तो more than million people are associated with Dybexi. They have learned it and they are teaching to other. So I think ball is rolling faster now and they will learn faster. बिल्कुल. No, we'll talk about Dybexi. We'll talk about some of your products. आप पीछे शार्क टैंक में भी आए थे, उसके बारे में बात करेंगे. तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग ये मॉनिटर्स लगा के घूम रहे हैं, रेगुलरली अपना चेक कर रहे हैं. इज इट एसेंशियल और इज इट जस्ट अ फैशन? आई मीन, आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? नहीं, बहुत अच्छा इनोवेशन है कि आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर रियली फॉलोइंग इट। और दूसरा, जैसे आम पे आपने लगा लिया, एक तो वो 14 डेज चलता है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाता है, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये का एवरी 14 डेज आपको चेंज करना, 2 वीक्स चलता है। लेकिन इट्स फैंटास्टिक टूल। मतलब आपने जो खाया, आप हर 10 मिनट बाद रीडिंग ले सकते हो। तो आपको वो जो फास्टिंग पीपी वो शुगर कराने की ज़रूरत नहीं, आप खाओ और हर 10 मिनट बाद में अपना ग्राफ देखते रहो। तो कि अच्छा मैंने ये खाया था तो मेरा ये, क्योंकि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि ये शुगर फ्री है, ये स्पाइक नहीं करेगा, ये तो खट्टा है, ये तो नमकीन है। आप खाओ और ब्लड शुगर चेक कर लो। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक डिवाइस, सबको लगाना चाहिए, लगा के मॉनिटर करना चाहिए। और इसलिए नहीं कि आपको टेस्ट करना है, इसलिए कि आपको लर्न करना है। आप समझ लीजिए डिप्लोमा इन डायबिटीज़ है ये। आप लगाओ और हर चीज़ को टेस्ट करो, एंड आफ्टर दैट 3 मंथ्स में आप आगे की लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाओ कि ये चीज़ें मुझे स्पाइक करती हैं शुगर, ये नहीं करती, और मैं ऐसा खाना खाऊंगा। So it's fantastic tool. Yeah, good. So it's not just a trending fashion thing. It's something that you think कभी ना कभी तो try करना ही चाहिए. करना चाहिए. तो let's talk about Dybexi. तो आपका Dybexi and जो products हमने launch किए, उसका मोटिवेशन क्या था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज आपके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मे बी क्लोज टू 100 डिफरेंट SKUs. सो टॉक अस थ्रू Dybexi ऑल्सो. तो Dybexi तो हमने लॉकडाउन के बाद ही, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने बुक लिखी और ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमने Dybexi के शुरू किए। लेकिन ये जो फील्ड है, मैं इसमें काफ़ी सालों से हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो यू कैन कॉल मी फादर ऑफ लो कार्ब फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि जब ये लो कार्ब इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी, आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट बिफोर 2010। तो क्या होता था कि जब मैं क्लिनिक रन कर रहा था, कंसल्टेंसी करता था वेट लॉस की, तो वहाँ पे हमें कार्ब कंटेंट रिड्यूस करना पड़ता था। तो वहाँ पे कार्ब कट करने के लिए हमें ग्रेन्स हटाना पड़ता था। तो जो इनिशियली जो भी हम डाइट देते थे वो ग्रेन फ्री डाइट होती थी, उसमें कोई ग्रेन नहीं होता था। तो अब हमारे इंडिया में तो सब ग्रेनिटेरियन ही है, सब ग्रेन ही ग्रेन्स खाते हैं। तो अब ग्रेन डाइट में से हटा देते हैं, तो मोटिवेशन से वो 2-3 महीने तो कर लेता था, जब तक वजन कम होता था कि भाई खाली सब्जी खा ले, अंडा खा ले, पनीर खा ले, तो फिर उसके बाद नहीं चलता था। सो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ये आप आटा, कुछ ऐसा बिस्किट ऐसा कुछ तो लेके आओ, नॉर्मल जैसा तो लगे कि हमें खाने में। सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग देम। सो ये जो पीछे 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक दैट कल्मिनेटेड टू Dybexi. वी क्रिएटेड वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द डे वन। लोगों को अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज़ हाउ द सक्सेस ऑफ Dybexi, क्योंकि इट वॉज नॉट एन इंस्टेंट थिंग कि अभी हुआ था। इट वॉज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 15 ईयर्स, और वो आई थिंक उससे लोगों को भी फ़ायदा हुआ और ब्रांड की ग्रोथ भी अच्छी हुई उससे। एंड ऑफ कोर्स आप Dybexi को शार्क टैंक पे भी लेके गए थे, एंड आई थिंक जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो 4 शार्क्स तो आई थिंक इंटरेस्टेड थे आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपने उनको टर्न डाउन किया बिकॉज आई थिंक जो वैल्यूएशन आप सीख कर रहे थे और जो उनका ऑफर था, तो हाउ वाज द एंटायर शार्क टैंक एक्सपीरियंस? वो कैसा रहा आपके लिए? एक तो बड़ा अच्छा जर्नी था वहाँ पे, कई सारे मतलब स्टेप्स थे वहाँ जाने के, एंड दे वर वेरी नाइस पीपल। मतलब इंटरेक्शन का ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का था, और एपिसोड वॉज 10-12 मिनट्स, बट दे वर नाइस पीपल। बातचीत करने में अच्छा लगा। दूसरा, वैल्यूएशन सही नहीं थी, क्योंकि जिस एंगल से हम देख रहे हैं मार्केट को, दे वर नॉट लुकिंग एट इट। और creating awareness about diabetes was more important than getting funded. We are bootstrapped, we are profitable, हमारे पास सब अपना है, मतलब सब इन हाउस है, तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ना हम बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग पे डिपेंडेंट है। तो इट्स ए सेल्फ ग्रोइंग बिजनेस, तो हमारे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कुछ नीड नहीं थी। तो इसलिए अगर सही वैल्यूएशन मिलती तो हम उनको एक्सेप्ट करते, अदरवाइज करने की बात नहीं। बट इट्स ए गुड एक्सपीरियंस। अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो आपको जाना चाहिए। इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म। आई थिंक इट्स गुड वे टू एक्सपोज योर ब्रांड टू द पीपल। तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ, मतलब फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्रांड,
सही बात। बिकॉज वंस यू आर ऑन द नेशनल टेलीविजन तो क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है, एंड जैसे हमारे सोशल मीडिया पे क्रेडिबिलिटी है उधर भी है, सो आई थिंक दैट हेल्प एंड इट्स नाइस प्लेटफॉर्म दे हैव क्रिएटेड। लवली, एंड आई थिंक उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आई थिंक इतना extensive है और intense है कि even to make it over there, so hats off and well done from that perspective. उसके बाद आपने एक spurt भी देखा in terms of people reaching out to you and saying आपके साथ invest करना है आपके venture में, participate करना है. Did you see that happening as well for you? हाँ, वो ऐसे काफ़ी ऑफर्स आए, बट मतलब हमें वो रेलिवेंट नहीं लगे। मतलब हमारे लिए बिजनेस नहीं है, मतलब हमारे लिए ये दिस इज़ माई लाइफ, दिस व्हाट आई वांट टू डू फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। सही बात। तो मैं मतलब टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई वांट टू वर्क, आई वांट टू एजुकेट अबाउट द डायबिटीज़। तो हमारे लिए मतलब मनी इज़ नॉट अ बिग फैक्टर नाउ इट इज़, क्योंकि आई थिंक वी हैव क्रॉस दैट बैरियर कि जहाँ मनी इंक्रीमेंटल मतलब पर्सनल नीड के लिए हमारे पास बहुत सफिशिएंट है। अभी अगर हमारे पास एडिशनल मनी आता है दैट विल गो टू द इन्वेस्टमेंट, इसलिए नहीं हमें बड़ी कार खरीदनी है, बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, राइट। तो बिजनेस डेवलपमेंट को हमेशा कैश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था कि भाई वो पुरानी कहावत है ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो फंडिंग की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और हमें वो फंडिंग लेके एग्जिट करना नहीं, हमें तो ज़िंदगी भर यहीं काम करना है, तो इसलिए हम जल्दबाजी में नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए वो माइंडसेट नहीं है कि हम फंडिंग ले रातों रात इसको बड़ा कर दें, स्टेरॉइड लगा के ना बिग बूम बना दें उसका। आई थिंक वुड लाइक टू गो स्लोली एंड वी आर एंजॉयिंग ऑर्गेनिकली एंड ऑल ऑफ दैट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई सी टुडे बहुत ब्रांड्स हैं जब वो इन्वेस्टमेंट उठाते हैं तो पैसा मतलब एक तो दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट इट्स अ डेट दैट दे पिक्ड अप। आई मीन they've let equity go in the organization for money, but they start celebrating it, they start blowing up money, and I think जो core purpose है वो purpose उनका थोड़ा off track हो जाता है। And of course I think also जब investors आते हैं on board then you have to then sacrifice a lot of things, and your investors goal becomes your goal. So I think it's very good that you're saying that आप organic ही रहना चाहते हैं। गौरव जी, आपने तो ज़ीरो से बिजनेस शुरू किया था। यू अंडरस्टैंड कि जब एक्सेस मनी होता है ना तो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करते। बिल्कुल। मतलब इधर उधर कुछ ना कुछ वेस्ट हो ही जाएगा, फालतू पड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा। और जिन लोगों का बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया आया उनके पास, एक्सपीरियंस नहीं है, व्हेन दे गेट लॉट ऑफ मनी तो अच्छा ये बड़ा वाला आदमी हायर कर लो, बड़े इंस्टीट्यूट का हायर कर लो, बड़ी कंपनी ये ले लो, ये कर दो, तो हाँ बड़ा ऑफिस ले लो, अब हमारा एकदम मेन लोकेशन पे ही ऑफिस दिखना चाहिए। तो वो शोशोबाजी में दे वेस्ट मनी। बिल्कुल। और जब वो चला जाता है देन दे रियलाइज। इवन आप सक्सेस रेट देखो, क्या सक्सेस रेट है, हार्डली देयर इज एनी सक्सेस। तो सक्सेस तो वही टिकेगी जो लॉन्ग टर्म है। और आप देखो जितने भी बड़े बिजनेसेस हाउस हैं आज तक आप देख रहे हैं वो सेल्फ फंडेड थे। सही बात है। तो अगर ग्रोथ की जर्नी चाहे आज रहे चाहे फ्यूचर में रहे, जो एक आदमी होता है हमेशा किसी भी सक्सेस के पीछे, वो एक ही आदमी ड्राइव करता है ना। और अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप ड्राइव कर सकते हैं। आई थिंक मनी इज़ नॉट अ बिग फैक्टर ऑफ सक्सेस। सही बात है। आई डोंट थिंक सो। 100% राइट कि काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास पैसा होगा तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आई थिंक जैसे आपने बताया, आई थिंक स्किल इज़ इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, लक का भी ऑफ कोर्स रोल प्ले करता है, राइट टाइम राइट प्लेस राइट कनेक्ट्स, तो आई थिंक वो भी बहुत मायने रखता है। एंड सो आगे जाके व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग फॉर Diabexi as a brand and as more products? So of course I think you've brought some of your products also. We'd love to take a look at some of your products as well. But what are some of the things that you're planning now in the अभी तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। इसमें आगे एक तो अभी हमारी जो रीच है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन रीच है, तो हम इसको ऑफलाइन भी लेके जाना चाहते हैं। ओके। सो ऑफलाइन लोगों तक पहुँचे तो नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे भाई उसको ऑफलाइन लेके जाएं। सो दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। फिर बाकी और कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे। आई एम वर्किंग ऑन, मेरा कुछ रिसर्च चल रहा है प्रोडक्ट पे, तो उसको जैसे वो प्रोडक्ट सही होगा उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स विच आई एम डूइंग। आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस मार्केट बेटर देन एनीबडी एल्स। तो लुकिंदर जी, टेल मी, बिटवीन शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स जो हैं ज़्यादा ख़राब क्या है? लाइक व्हाट इज़ एक्चुअली वर्स्ट बिटवीन द टू? वर्स्ट तो शुगर ही है, और शुगर से भी वर्स्ट एक और प्रोडक्ट मैं बताता हूँ।
एक आप जब फूड प्रोडक्ट देखेंगे तो माल्टोडेक्स्ट्रिन करके एक कंपोनेंट मिलेगा आपको। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। अच्छा, है ना, मतलब कि वो शुगर में समहाउ इट इज़ बीइंग क्लासिफाइड कि शुगर नहीं है और शुगर फ्री प्रोडक्ट में उसको डाला जाता है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं ना ग्लूकोज लोड की ग्लूकोज लोड होता है फूड का, तो शुगर का ग्लूकोज लोड 65 है, उसका 110 है और वो शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम जब लेबल पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन तो नहीं है। अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन है इसका मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा है। हाँ, तो वो हमें अवॉइड करना है। तो ये जो शुगर फ्री में एस्पार्टेम होता है, स्टीविया होता है, सुक्रालोज होता है, ऐसे बहुत सारे शुगर सब्सटीट्यूट हैं। ये यूटिलाइज किए जा सकते हैं अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या लार्जर क्वांटिटी में भी इनको यूज़ किया जा सकता है? आप लार्ज में कर नहीं पाते क्योंकि ये वो ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि जब आप पीते हैं तो मीठा तो लग रहा है पर वो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब वो हाई नहीं आ रहा, वो हाई नहीं आ रहा, तो यू डोंट टेंड टू ईट इट रिपीटेडली। लेकिन जो शुगर वाले क्योंकि वो ब्रेन को स्पाइक करते हैं तो वो आप रिपीटेडली खा सकते हैं। तो कम क्वांटिटी में आप ये शुगर सब्सटीट्यूट ले सकते हैं, दे आर गुड, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दे आर अप्रूव्ड अक्रॉस द ग्लोब, मतलब अमेरिका में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एक तो जैसे सुक्रालोज है, एक एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम जनरली ठंडी चीज़ों में डालते हैं और सुक्रालोज जो है वो हम गर्म चीज़ों में, बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हीट से ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर जैसे एस्पार्टेम आपको हीट वाली चीज़ों में नहीं यूज़ करना क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये छोटी सी एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अदरवाइज इट इज़ गुड। And like you mentioned, maltodextrin, are there other preservatives also that one should be careful of? कि जब ingredients आप पढ़ते हैं किसी चीज़ के, nowadays a lot of imported foods, lot of domestically manufactured also, तो ऐसे और भी कोई ingredients हैं जिससे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिसके बारे में? हाँ, आप जैसे आजकल आप देखेंगे, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत से प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, नो शुगर, ज़ीरो एडेड शुगर। बिल्कुल। हाँ, तो मेड विद जैगरी, मेड विद हनी, है ना, इस टाइप की, मेड विद ब्राउन शुगर, और कहते हैं नो एडेड शुगर। तो इनका डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप टेक्निकल हो जाते हैं तो वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लूकोज लोड वाले जो फार्मूले हैं, जब आप उस फार्मूले के थ्रू आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता लगता है। जैसे वाइट शुगर है प्लेन, तो एकदम ड्राई होता है, कोई मॉइस्चर नहीं होता। बिल्कुल। तो वो हो गया हमारा 99% ग्लूकोज हो गया उसमें, या मतलब शुगर हो गया उसमें, ठीक है, 1% मॉइस्चर हुआ। ग्लाइसेमिक ग्लूकोज लोड आ गया उसका 65। अब जैगरी आ गया, तो जैगरी गीला गीला होता है, तो उसमें 10-15% मॉइस्चर होता है, तो 10-15% उसमें पानी आ गया, तो उतना शुगर कंटेंट कम हो गया, तो उसी 10-15% से उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम हो गया। इसलिए जैगरी और ब्राउन शुगर अपना अब जैसे हनी और लिक्विड हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो हनी और लिक्विड हो गया तो उसमें वाटर कंटेंट और बढ़ गया। तो अगर आप इनको देखेंगे इन टर्म, अगर उसको एकदम ड्राई करके आप देखेंगे, जैसे कि आजकल कोकोनट शुगर खाओ जी, अब शुगर कोकोनट से आए, शुगर केन से आए, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है। सो व्हाट वी हैव टू लुक एट इज द ग्लूकोज लोड ऑफ द फूड प्रोडक्ट। करेक्ट। तो ये जो कि भाई नो एडेड शुगर, और इसमें तो हमने डेट से मीठा कर दिया, आजकल है ना शुगर फ्री लड्डू है जी, क्या डेट से बनाया है हमने, तो ये सब चीज़ें शुगर स्पाइक करेंगी। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि नो शुगर का क्या मतलब है। सो हमें ग्लूकोज लोड देखने की ज़रूरत है। साइंटिफिकली वी हैव टू लर्न दिस, एंड वाई टू लर्न, या तो मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, मैं तो आर्ट वाला हूँ, मैं ये ग्लूकोज समझ नहीं आ रहा है। भाई जिंदा तो रहेगा, बॉडी तो चाहिए, अकाउंटेंट है, हेल्थ तो चाहिए ना, तो सीखना पड़ेगा। अगर नहीं, ड्राइविंग भी आती है ना, है ना, कोई मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी है जो ड्राइविंग करेगा, ड्राइविंग भी सीख रहे हैं ना, बिकॉज इज रिक्वायर्ड। ऐसे ही जो फूड साइंस है वो हर एक की जिम्मेदारी है, बिकॉज लाइफ इज योर्स एंड यू ईट इट एवरी डे। तो यू कैन नॉट एस्केप सेइंग यार मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ, मेरे को ग्लूकोज समझ में नहीं आया, समझ में आना पड़ेगा भाई। तो खाने के बारे में तो हमने काफ़ी बात की, लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे डायबिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल्स हो जाए, स्लीप क्वालिटी हो जाए, सो आर दोज फैक्टर्स आल्सो कम इनटू प्ले? हाँ, कर सकते हैं, मतलब जैसे हमने कहा ये इंसुलिन हार्मोन है, ये जब गड़बड़ होता है तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा। तो इंसुलिन हार्मोन आपका स्ट्रेस से कनेक्टेड होता है, तो जो स्ट्रेस है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो स्ट्रेस में कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। तो जैसे आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब आप देखते हैं तो उसमें देयर इज़ ए फियर रिस्पॉन्स,
देयर इज़ एन एंगर रिस्पॉन्स। तो जो एंगर और फियर के जो रिस्पॉन्स है ये हमारे जो ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करते हैं। और जब ब्लड की केमिस्ट्री चेंज होती है तो आपके ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा, ब्लड शुगर भी चेंज होगा, तो सारे पैरामीटर चेंज होगा। हर किसी का ब्लड शुगर पूरा दिन फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है। सिर्फ डायबिटिक आदमी चेक करता है, दूसरा आदमी चेक नहीं करता। फ्लक्चुएट सबका होता है। इसलिए जो आपने कहा था ना वो मशीन, वो अच्छा है, आपको पता लगता है कि फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट स्लीप लेवल्स, बिकॉज आजकल बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं स्लीप के ऊपर, नॉट गेटिंग इनफ आवर्स, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट। उस केस में उसका भी इम्पैक्ट आता है इसमें? स्लीप का डेफिनेटली इम्पैक्ट है। और स्लीप का नॉट ओनली ब्लड ग्लूकोज, मैं कहता हूँ कि जब आप रात को सो रहे होते ना तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है। बिल्कुल। अगर आपको डीप स्लीप नहीं मिला तो आपकी रिपेयरिंग नहीं हुई। और हमारी जैसे स्किन है ये हर 90 डेज़ में नई स्किन आती है। ये हमारे जो बोन्स है 90 डेज़ में बोन्स आ जाती हैं। ऐसे पूरी एक साल में पूरी की पूरी बॉडी रिप्लेस होती है। और ये रिप्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ये जब रात को सोते हैं उस समय हो रहा है। तो अगर अच्छी स्लीप होगी तो बॉडी अच्छा रिपेयर करेगा और नई सेल्स अच्छे से जनरेट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक ओवरलुक्ड फैक्टर भी है जो डायबिटीज़ का जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है, बिकॉज डायबिटीज़ मतलब एज अ डिजीज टू ट्रीट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, स्पेशली अगर आप इंसुलिन पे आ गए, बाकी मेडिसिन पे आ गए, तो उसका इम्पैक्ट अपन इकोनॉमी के ऊपर, ओवरऑल लोगों के फाइनेंसेस के ऊपर। सो अगर डायबिटीज़ और पैसे के बारे में बात करें तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? अभी कुछ दिन पहले ना बेंगलोर के किसी कॉलेज में स्टडी हुआ था कि डायबिटिक आदमी का कितना खर्चा होता है। मतलब ब्लड टेस्ट कराएगा, डॉक्टर विजिट करेगा, दवाई खाएगा, तो एवरेज जो खर्चा था अराउंड 8,000 रुपीज़ पर मंथ था। तो ऑलमोस्ट लाख रुपए आप मान लीजिए साल का खर्चा है अगर डायबिटीज़ है तो। और मैं कहता हूँ कि रिच आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लाख हो 10 लाख हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बट हेल्थ का तो पड़ता है ना। बिल्कुल, बॉडी तो चाहिए ना भाई। तो it's not just about money, definitely money also plays an important role, but I think more than money, अगर आप बीमार नहीं है, चलो 8,000 तो बच गए, but you can create 10 more। आप ज़्यादा कमा सकते हैं, आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन, इट्स योर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री ऑल्सो। सही बात है। अगर हमारी देश में अभी 150 करोड़ आदमी है मोटे मोटे, आप सोचो 150 करोड़ आदमी कुछ ठान लें, मतलब क्या नहीं हो सकता इस मतलब दुनिया में क्या नहीं हो सकता कि 100 करोड़ आदमी भी जिस तरफ चल दे तो मतलब पत्थर भी प्लेन हो जाए। तो वी कैन डू ए लॉट इफ वी आर ए हेल्दी नेशन, वी कैन अचीव मच मोर देन व्हाट वी आर टुडे। सो ट्रू। एंड अगर किसी का जैसे डायबिटीज, दे हैव बीन डायग्नोज्ड और इवन प्री डायबिटीज, what role can exercise play in controlling things? Like what should, मतलब अगर किसी का एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए इस केस के अंदर? एक्सरसाइज एक तो आजकल ना ओवर रेटेड है। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार अब मैंने गुलाब जामुन खा लिया, अब तो मैं 2 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। तो क्या 2 घंटा पैदल कर चलने से आप वो जो बॉडी का जो डैमेज है वो ठीक कर लेंगे? नो। तो जो कैलोरी का जो माइंडसेट है दैट इज़ नॉट द करेक्ट माइंडसेट। जैसे जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं तो क्यों थकावट होती है? हमने कहा ना बहुत पहला सिम्टम कि भाई ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको बहुत लो फील होगा, टायर्ड फील होगा। जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है बॉडी के अंदर तो वो 40-50 विटामिन समझ लीजिए यूज़ कर रहा है। तो आपके बॉडी का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो स्टोरेज है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप वीक फील करते हैं। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्टोरेज नहीं है, वीक फील कर रहे हैं, आप करो 10 किलोमीटर रनिंग, नहीं होगा ना, क्योंकि बॉडी में वो जान ही नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। तो एक्सरसाइज इज़ गुड। तो एक्सरसाइज का पर्पज़ आप ये ना समझे कि मैं वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज कर लूँ, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कर लूँ। एक्सरसाइज का पहला रोल फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथनिंग, आपका कोऑर्डिनेशन वो इम्प्रूव होगा, पोस्चर इम्प्रूव होगा। एक्सरसाइज से आप कोई बीमारी ठीक नहीं करते। लगेगा कि एक्सरसाइज से मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, वो ठीक नहीं होने वाला। मतलब आपकी जो डाइट है, जो फूड है, वो आपका बॉडी बिल्डिंग है, और जो एक्सरसाइज है वो उसको स्ट्रेंथनिंग दे रहा है। आप मसल पावर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, पर उससे आप कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते। एंड एक्सरसाइज के साथ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ यूजिंग इवन प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन शेक्स। जी, योर थॉट्स ऑन दैट? मतलब एसेंशियल है कि नेचुरल यूज़ करना चाहिए? सम ऑफ दिस पाउडर शुड बी अवॉइडेड। थॉट्स ऑन दैट साइड? प्रोटीन अच्छा है, एंड मैं कहूँगा कि सबसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट इन आवर डाइट इज़ प्रोटीन। एंड जनरली व्हेन वी वांट टू कट कॉस्ट, भाई हमने इनिशियल डेज देखे हैं ना बिजनेस के, और जब हमें खर्चा कट करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ही करते हैं ना।
सही बात है। तो हम क्या खाते हैं, सस्ता खा लो। मैं तो मतलब मेरे इनिशियल डेज याद हैं, तो मैं सड़क पे वो 5 रुपए की थाली मिलती थी, 10 रुपए की थाली मिलती थी, जब मैं बाइक पे काम कर रहा होता था, तो मैं खाता था यार 10 रुपए में लंच हो जाएगा। और तब पनीर अगर 50 रुपए का मिलता थोड़ी खाता मैं। सही बात है। तो जब हमें कॉस्ट कम करनी होती है तो हम सबसे पहले अपने डाइट की कॉस्ट कम करते हैं। तो जैसी कॉस्ट कम होती है तो प्रोटीन गायब हो जाता है। तो प्रोटीन इज़ वंडरफुल न्यूट्रिएंट, अगर आप ले सकते हैं तो डेफिनेटली लें। मतलब एक आइडियल जो स्टैंडर्ड है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से माना जाता है। मेडिकल साइंस 0.8 कहती है कि 0.8 है तो बहुत बढ़िया है। तो अगर मान लीजिए किसी का 65 केजी बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट पे चल रहा है, मतलब अच्छा इसमें ये भी मिस्टेक करता है आदमी कि जैसे हमने कहा कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जनरलाइज कर लिया तो 100 किलो का आदमी है तो 100 ग्राम प्रोटीन खाएगा, नहीं। आइडियल बॉडी वेट, तो आइडियल बॉडी वेट पे करेगा। अगर 65 केजी आइडियल बॉडी वेट है तो 60-65 ग्राम 55 भी खा ले तो भी चल जाएगा। तो प्रोटीन खाना चाहिए और प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छे हैं, इफ़ यू लाइक इट तो यू कैन हैव देम। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ अ गुड वे, पीपल आर गेटिंग अवेयर कि प्रोटीन लेना चाहिए, शेक लेना चाहिए, प्रोटीन शेक, एंड इज गुड वे ऑफ टेकिंग प्रोटीन। ये अच्छा इनिशिएटिव है। Great. And of course, another thing which is today very trending, which people are talking about, is fasting. Yeah. And people are doing, some are doing, intermittent fasting. Some people are doing water diets for 2 days, 3 days, even more. So, आपके thoughts, मतलब, on fasting and उसका impact, positive and negative? Fasting is fantastic. I think it's spiritual, more than health point of view. मतलब आप देखिए कि छोटा सा इंसिडेंस अपने घर में देखें, अड़ोस पड़ोस में देखें। मान लीजिए हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, एक बैग खाने का होता है उसमें, ये चिप्स रख लो, ये रख लो, वो रख लो। वाई? भूख लगेगी तो क्या करेंगे? वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर। सो इफ़ यू आर फास्टिंग, दैट्स एन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वेयर यू कैन से कि खाना नहीं खाऊंगा मैं। मतलब यू नो, गिविंग अप दैट फियर, खाना नहीं मिला तो क्या होगा। सो आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट फास्ट, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कि देखो मैं खाने के बिना भी जिंदा हूँ। सही बात है। सो फास्टिंग इज़ फैंटास्टिक। दूसरा, बॉडी में जैसे रेगुलरली काम चल रहा है और आज आपने बंद कर दिया, बिल्कुल, सो दैट्स रिपेयर इज़ हैपनिंग। बिल्कुल। तो रिपेयर करने के लिए फास्टिंग अच्छा है और फास्टिंग करना चाहिए। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। एंड एनी आइडियल ड्यूरेशन, क्या ऐसा कुछ नहीं है? लाइक व्हाटएवर इज सूटिंग वंस बॉडी एंड टाइप। हाँ, मतलब कि आप इन बिटवीन कर सकते हैं। मतलब फास्टिंग का मेरा पर्सनल रूल ये है कि आपको एवरी डे 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। आप पूरा दिन फास्टिंग नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, पर एवरी डे देयर शुड बी 12 आवर फास्टिंग। तो आपका एक 12 आवर का विंडो है एवरी डे इन 24 आवर। तो टाइनी थिंग्स, टाइनी हैबिट्स, कि आपका 12 आवर्स का विंडो है और वो 12 आवर आपको नहीं खाना है और बाकी 12 आवर का विंडो है उसमें खाना है, और उस 12 आवर में भी 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग से ज़्यादा नहीं। सो इन बिटवीन अगेन फास्टिंग। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग को हम क्या डिफाइन करते हैं कि आपने 2 मूंगफली के दाने खाए तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। मतलब आपने बटन दबा दिया, अंदर की मशीन चालू हो गई। डोंट ईट एवरी 2 आवर्स। तो ये आपने अभी खाया, 4 घंटे बाद खाया, तो ये आपकी फास्टिंग विंडो हो गई। डोंट ओवरलोड द सिस्टम। तो 4 मैक्सिमम, 3 इज आइडियल, 2 इज फैंटास्टिक। मतलब आप 4 मैक्सिमम, इफ यू आर स्कैर्ड कि भाई मैं भूखा कैसे रहूँगा, तो 4 से ज़्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग काउंट करने, मील काउंट नहीं करने। क्योंकि आदमी चलता फिरता एक आध बिस्किट खा जाता है, फ्रिज खोलता है, कुछ उसमें से निकाल के खा जाता है, उसे काउंट ही नहीं करता। बोले तो मैं तो खाया ही नहीं। सही बात है। तो वो एपिसोड ऑफ बट इवन दैट काउंट्स। अगर आपने जैसे बताया 2 मूंगफली भी खाई तो उसका भी मतलब काउंट में गिनेगा, मतलब मशीन चालू हो गई ना भाई। वो 2 प्रोसेस, जो मूंगफली के दाने हैं वो भी तो मेटाबॉलिक साइकिल के थ्रू जाएगा ना। बिल्कुल। तो प्रोसेस तो चलेगा उसका। तो एनीथिंग विच नीड्स डाइजेशन, तो मशीन चालू हो। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हमें काउंट करना है, नॉट मोर देन 4। Got it. Okay, great. So you said protein is a good thing, fasting is good thing, spiritually as well, and also otherwise. And of course, baki to apne, you've given a whole bunch of other things to do as well. So of course you did get us a gift hamper, and there was a whole bunch of Dibexi products in that as well. So let's grab that hamper. Let's talk through some of those products as well. So गौरव जी, जब मैं मतलब कि क्लिनिक में था और मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई लोगों को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव चाहिए। बिल्कुल। और हमें ग्रेन्स जो हैं, जैसे अनाज, हमने कहा कि सब लोग गेहूं का ही आटा खाते हैं। Correct. और मल्टीग्रेन भी खाते हैं तो उसमें 2-4% ही बाकी चीज़ें होती हैं, वो 95% तो गेहूं ही होता है। बिल्कुल। सो ये डायबेक्सी आटा आप जो देख रहे हैं, सो डायबेक्सी आटा ये बनाने में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 साल लगे। वाओ। ये जो, तो इसमें आप देखेंगे 40% जो हिस्सा है वो नट्स एंड सीड्स का है।
तो मेजर पोर्शन जो है वो नट्स एंड सीड्स का है, फिर 40% Almond, peanut, प्रोटीन flaxseed, soybean, coconut. Right. 40% अप्रोक्सीमेटली इसमें प्रोटीन कंटेंट है। Right. तो इतना सारा प्रोटीन कंटेंट होने के कारण इसका ग्लाइसेमिक रिस्पांस काफ़ी कम हो जाए। तो जब हमने ये बनाया तो फिर लोग कहने लगे कि भाई ये बिस्किट की भी ज़रूरत पड़ती सही बात है, खाली मतलब कैसे रहें, सुबह चाय के साथ में क्या लें। Right, right. तो ये फिर हमने उनके लिए बिस्किट Cookies भी आपने बनाए। हाँ, recommend एलमंड। अब जैसे इसमें ना मैदा यूज़ नहीं करते, I see. तो ये पूरा एलमंड फ्लावर है। Right. तो एलमंड फ्लावर बेस्ड है पूरा प्रोडक्ट Very ये। interesting. ऐसे ही जैसे ये रस्क का रिप्लेसमेंट ये मैंने बनाया था। Correct, correct. तो लोग सुबह जैसे रस्क खाते हैं, बिल्कुल, तो रस्क की बजाय आप इसको चाय में ऐसे डिप करके इसको खा सकते हैं। ये जैसे अपने चाय और कॉफ़ी के बारे में बात की, तो सुबह उठ के जो लोग अपना एडिक्टेड हैं कि सुबह एक कप चाय तो पीनी ही पीनी है, एक कप कॉफ़ी पीनी ही पीनी है, तो उसके भी कोई इम्प्लीकेशंस रहते हैं अपना शुगर लेवल्स पे? इसमें हम देखिए चाय का जो है ना, हम ये लेके चलेंगे कि चाय को हम एपिसोड ऑफ ईटिंग मानते हैं। तो मान लीजिए आपको चाय पीनी है, दैट्स ओके, आप पी लीजिए, बट दैट्स योर ब्रेकफास्ट। तो ऐसा नहीं कि आप सुबह 6 बजे उठे पहले चाय पियेंगे, फिर 7 बजे फिर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 10 बजे आप एक फ्रूट खा लेंगे, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपने चाय पी है, बिस्किट खाया है, तो आपका एपिसोड ऑफ ईटिंग में काउंट होगा। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप वो चाय पीना चाहते हैं, नहीं पीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, पर वो हमारे लिए एपिसोड ऑफ ईटिंग है और आपके पास 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग है। तो चाय यू वांट टू मेक ए पार्ट ऑफ इट, यू डोंट वांट टू मेक ए पार्ट ऑफ इट, वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ जैसे नींबू पानी और ग्रीन टी। तो नींबू पानी और ग्रीन टी को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा। तो वो आप पी सकते हैं, जैसे ग्रीन टी में कुछ अच्छा, खास तो वो होता उन नहीं। 4 में काउंट नहीं होगा? वो 4 में काउंट नहीं होगा, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो मिल्क वाली टी है या कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी में भी काफ़ी कैफीन और उसको भी डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, कार्ब कंटेंट होता है उसमें भी। तो हम ग्रीन टी को अवॉइड कर मतलब हटा सकते हैं इस लिस्ट में से। लेमन वाटर भी हम हटा सकते हैं, उसको भी ज़्यादा डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर चाय कॉफ़ी को हम एपिसोड ऑफ ईटिंग में काउंट करेंगे। तो ज़रूरत है तो आप उसको लीजिए, तो मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे उसको कर सकते हैं। और अगर शुगर नहीं है तो जनरली बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर पे ऐसे इम्पैक्ट नहीं करता है। राइट, राइट। और आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि काफ़ी ग्रेन्स यूज़ करे जा रहे हैं, रागी हो गया, इवन डेट्स आर बीइंग यूज्ड इन बेकिंग वगैरह। तो उसके अंदर थॉट्स, आर दोज हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, उसके अंदर क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए आजकल आप देखेंगे तो मिलेट पे सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि मिलेट आप खाएं। तो अब हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब कोई तो हमें एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना, जिसके अगेंस्ट हम मेज़र करेंगे चीज़ों को। तो चाहे वो बाजरा हो, चाहे रागी हो, चाहे जौ हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें हर चीज़ का ग्लूकोज लोड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम जैसे हमने कहा भाई हमारा राइस का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद वीट का है, पर तो बाजरा, जवार, जौ इनका वीट से कम है और दालों से ज़्यादा है। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो गेहूं से बेटर है, बट नॉट द बेस्ट। जैसे हम ग्लूकोज लोड की बात करते हैं, तो अगर गेहूं के आटे को हम कहें कि 50 है, तो बाजरा को हम कहेंगे ग्लूकोज लोड 40 है, तो डायबेक्सी आटा 7 है। सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंस इज। तो अगर आप ओवरऑल काउंट करेंगे तो उस काउंटिंग में वो आएगा। मतलब और आपके प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी गया है, एंड बेसिकली बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग एज अ फार्मासिस्ट एंड मोर। सो दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑफ कोर्स ऑन योर वेबसाइट एज वेल एज अदर सोशल मीडिया, अदर चैनल्स लाइक Amazon एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल। हाँ, जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है, और ग्लोबली हमारी वेबसाइट से ग्लोबली जाता है। तो आप ये देखिए, न्यूयॉर्क जाना हो या लंदन जाना हो, 3-4 दिन में डिलीवरी हो जाती है। तो अक्रॉस द ग्लोब से ऑर्डर आते हैं, मतलब हमारे यहाँ डेली यूएस कनाडा के तो डेली ऑर्डर होते हैं। तो यूएस कनाडा मेजर मार्केट है उधर, और दुबई फिर नेक्स्ट है, इधर से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मतलब अगर आदमी चाहे तो रिवर्स कर सकता है, मतलब डायबेक्सी के प्रोडक्ट हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। अगर वो लर्न करेगा, बिकॉज एवरी टाइम यू माइट नॉट हैव दिस प्रोडक्ट, तो व्हाट टू ईट, एंड यू विल नॉट बी ईटिंग जस्ट दिस फ्यू प्रोडक्ट्स, यू विल बी ईटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनमें से कैसे जज करें, उनमें से कैसे आप सेलेक्ट करें, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू पुट ऑन आवर वेबसाइट एंड व्हेन आवर पॉडकास्ट लॉन्च, अगर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह उसमें डालें, सो पीपल कैन रीच आउट टू यू ऑन योर सोशल हैंडल्स एज वेल? यस, और हमारा वेबसाइट पे एक कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन भी मिलती है। और देयर आर फ्यू वेज, मतलब कुछ टिप्स हैं जो आदमी घर पे भी कर सकता है कि डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहे। तो कुछ मतलब मैं 2-3 चीज़ें पे फोकस करना चाहूँगा। जैसे अभी हमने कहा कि एक तो
हर आदमी ये ग्लूकोज लोड वाला चार्ट जो है diabexic.com पे जाएंगे तो 1 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो गया, ग्रीन येलो रेड आपको दिख गया, तो ग्रीन चीज़ों में से खाना है। तो टोटल दिन का जो ग्लूकोज लोड है, पहला रूल 25 से नीचे रखना है। जैसे हमने कहा जो पूरे दिन में जो भी आप खा रहे हैं उसका ग्लूकोज लोड 25 से नीचे रखना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि आपको 4 से ज़्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होंगे। तो 12 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की ईटिंग में 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं होंगे, से ज़्यादा नहीं होंगे। और 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग का ग्लूकोज लोड 10 से ज़्यादा नहीं होगा। 1 एपिसोड ऑफ ईटिंग का 10 से ज़्यादा ग्लूकोज लोड नहीं रखेगा। अगर आप ये 3 मेजर जो पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं एंड आप अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें, मॉनिटर करते रहें, यू विल सी द डिफरेंस। इमीडिएटली आपको डिफरेंस पता लगेगा। और ग्रेजुअली हमें क्या काम करना है कि भाई हमारा ब्लड शुगर लेवल, अगर देखिए हम जो खाना खा रहे हैं ब्लड शुगर स्पाइक नहीं कर रहा है तो हमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल तो रिवर्स हो जाएगी। And sometimes people ignore, some of these symptoms, and of course, diabetes के काफ़ी, भयानक complications भी होते हैं। जी। तो some things that you like to tell our audience that don't ignore this because इस हद तक भी हम जा सकते हैं इस disease की वजह से। जी। एक तो आप ये देखिए कि जब आप डेटा स्टडी करेंगे ना, तो डेटा हॉस्पिटल में आएगा, ये आदमी की डेथ कैसे हुई जी, किडनी फेलियर से हो गई। सही बात है। ये आदमी की हार्ट अटैक से हो गई, ये आदमी की ऑर्गन फेलियर हो गई। आपको कहीं भी डायबिटीज़ नाम नहीं मिलेगा। सही बात है भाई, ये नहीं लिखा होगा रिपोर्ट पे कि डायबिटीज़ के कारण डेथ हो गई, रीज़न ऑफ डेथ किडनी फेल हो गया। तो ग्लूकोज इज़ टॉक्सिक टू द बॉडी। अगर ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है तो ग्लूकोज हर एक ऑर्गन में जाता है, और जिस ऑर्गन में भी जाएगा वो ऑर्गन ख़राब करेगा। तो ग्लूकोज में एक छोटा कंपोनेंट होता है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल कहते हैं, और उसको तारकोल समझ लीजिए आप, जैसे सड़क वाला तारकोल है, वो तारकोल है। वो जहाँ गया, जिस सेल में चिपका, वो सेल ख़त्म। अच्छा। तो अगर वो मिथाइल ग्लाइऑक्सल किडनी में गया तो किडनी ख़त्म, अगर वो ब्रेन में गया तो मेमोरी ख़त्म, वो आँख में गया तो विज़न ख़त्म, वो पैरों में गया तो जो ब्लड वेसल, जैसे हमने देखा ना कि हार्ट ब्लॉक होता है, बिल्कुल ब्लड, ऐसे हमारे पैर भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब वो पैर ब्लॉक हो जाते हैं तो नीचे फिर हमें वो, एक तो पहले झंझनाहट शुरू होती है, फिर नमनेस होना शुरू हो जाता है, फिर वो कंडीशन आती है कि यहाँ कील भी मार दो, गोली भी मार दो तो भी पता नहीं लगेगा। मान लो यहाँ पे घाव हो गया, अब ब्लड तो जा नहीं रहा, हीलिंग कैसे होगी? बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी एम्पुटेशन है, 80-90% केसेस जो एक्सीडेंटल नहीं है वो सब डायबिटीज़ की वजह से। तो एम्पुटेशन, जितना भी आइज़ में आप देखेंगे जो नज़र नहीं आ रहा, तो अगर ग्लूकोज जाएगा, तो अभी हमने शुरू में बात की थी, ग्लूकोज और प्रोटीन ऐसे लिंकेज बनाते हैं। तो आँखों में जो लेंस है ना, ये सब तो प्रोटीन का ही बना है ना, तो यहाँ ग्लूकोज जाके चिपक जाता है और ये हमारा सब धुंधला कर देता है, तो हमारे सामने की स्क्रीन सब धुंधली हो गई, तो दिखेगा नहीं। सही बात है। तो इसलिए हमारा विज़न ख़राब हो जाता है। किडनी में जाके किडनी डैमेज करता है। किडनी में क्या है, छलनी लगी हुई है, चाय छानते हैं इस टाइप की छलनी लगी हुई है, वो किडनी सब तहस नहस कर देता है, तो उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो टॉक्सिन अंदर रुकने लगते हैं, तो वो डैमेज हो जाता है। मतलब अगर डायबिटीज़ है तो कोई भी ऑर्गन आप बचा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज इज़ टॉक्सिक एंड इट विल डैमेज। तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लिमिट के अंदर रखना जरूरी है। और ये इमीडिएट नहीं होता, इट डजंट लुक लाइक एन इमरजेंसी कि आज ही हो जाएगा। सही बात। इट टेक सेवरल ईयर्स। बिल्कुल। तो इसलिए आदमी को इमीडिएटली ध्यान नहीं देता, मतलब छोड़ देता है, यार बाद में देख लेंगे क्योंकि अर्जेंसी नहीं है। क्रेजी, मतलब जैसे हमने बताया कि मतलब इट्स पॉइजन, एंड जिस एरिया आपकी बॉडी के अंदर अपना टच कर जाए, मतलब वहाँ बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? किसी ने बोला यार मैं तो 6-8 महीने 1 साल पहले टेस्ट कराया था, सो हाउ ऑफन शुड वन बी टेस्टिंग ऑल्सो? हाँ, ये मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मतलब हम कब सचेत हो जाएं कि अब हम बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, बाउंड्री लाइन की तरफ। तो आइडियल समझ लीजिए कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 to 85 के बीच में तो बहुत बढ़िया चल रहा है। राइट। वो 85 से 90 के बीच की तरफ जाने लगा तो मतलब भाई थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। और 90 से ऊपर चला गया मतलब भैया इमरजेंसी है अब, और 100 के ऊपर तो बाउंड्री क्रॉस हो ही गई आपकी। तो आइडियल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल शुड बी बिटवीन 80 to 85। करेक्ट। एक तो ये इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन कि वो फास्टिंग पीपी टाइप का कराते हैं खाने से पहले, खाने के बाद। अगर आपका फास्टिंग तो आ गया, मान लीजिए 89 आ गया, 90 भी नहीं आया,
और पीपी 2 घंटे बाद वाला वो उससे भी कम आ गया। राइट। मतलब दैट इज़ द डेंजरस सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन बहुत स्पाइक हो रहा है और वो इतना स्पाइक हो गया कि उसने फास्टिंग से भी नीचे पीपी को धकेल दिया। तो मतलब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। राइट। तो ये अगर हम देख लें, टेस्टिंग कराते रहें, तो एनुअली मतलब मेरा पर्सनल रूटीन ये है कि जैसे न्यू ईयर आता है तो जनवरी फर्स्ट वीक भाई एक टेस्टिंग करा लेते हैं। सही बात है, वो आपका बेंचमार्क हो गया पूरे साल तो के लिए। जनवरी फर्स्ट वीक में करा लेते हैं तो उससे भूलते नहीं। अदर यार अभी तो कराया था, पर 2 साल पहले कराया था, तो हमें न्यू ईयर आया तो फर्स्ट वीक में एक टेस्टिंग करा लें। तो आई थिंक ऐसा एक रूटीन फॉलो करेंगे तो ठीक रहेगा। आई थिंक दैट्स सुपर एडवाइस फॉर एवरीवन लिसनिंग इन। मार्क द डेट इन योर कैलेंडर एंड साल के शुरू में लोग न्यू ईयर की पार्टी वार्टी के बाद अगर अपना टेस्ट कराएं, आई थिंक दैट्स अ गुड बेंचमार्क, गुड प्लेस टू स्टार्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच, Rukendra ji. I mean, thank you for the lovely hamper that you brought us. We have something for you as well. I saw you wearing a lovely tie, so we have something that we had created and had Shantanu Nikhil, the designers, design. So we have a Shantanu Nikhil gift pack for you, which is basically a tie and a cuffling set. That's also a pen that they've designed. But thank you so very much for coming. Thank you for doing what you're doing, and the service that you're providing, all of us with both products, with knowledge, with all the insights. I think इतना ज़रूरी है ये आज के time में. And thank you for doing what you're doing and wishing you all the best and much success in this space. थैंक यू गौरव जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बड़े दिनों बाद आज हम मिले हैं। बिल्कुल। और पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है आपकी, आई लव्ड इट, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू।